हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज टू वे स्लैब। ओके, हम टू वे स्लैब्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने टू वे स्लैब के बारे में कि वन वे स्लैब में जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है वो हम एक साइड मतलब शॉर्टर साइड के पैरेलल डालते हैं, ठीक है। वहीं पर टू वे स्लैब में हम दोनों साइड रेनफोर्समेंट डालते हैं, मतलब लॉन्गर साइड में भी रेनफोर्समेंट होगा लॉन्गर साइड के पैरेलल। सो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सपोज ऐसी आपकी कोई स्लैब है ना, तो शॉर्टर साइड के पैरेलल तो रेनफोर्समेंट हो गई। मेन रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। और लॉन्गर साइड के पैरेलल भी रेनफोर्समेंट होगा, और ये दोनों ही रेनफोर्समेंट होंगी हमारी मेन रेनफोर्समेंट। ओके, सो ये हम टू वे स्लैब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंट ये वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस कहाँ से आता है। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि वहां पर हम एक साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर हम दोनों साइड प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस होता है एस्पेक्ट रेशियो का, मतलब कि जो लॉन्गर साइड जो भी आप मान रहे हो LX और LY, जिसको भी लॉन्गर मान रहे हो, लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाई शॉर्टर साइड, इसका जो रेशियो होता है वो लेस देन होता है 2, दैट इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये स्लैब आपकी क्या हो जाती है, टू वे स्लैब हो जाती है। ओके, अब वहां पर हम सिर्फ एक साइड में रेनफोर्समेंट लगा रहे थे, है ना, तो हमने सिर्फ शॉर्टर साइड के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट लिया था और उस बेंडिंग मोमेंट से हमने अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया था। अब अगर यहाँ पर दोनों साइड रेनफोर्समेंट लगा रहे हो, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों साइड ही आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। और दोनों साइड मूवमेंट क्या होता है, जो आपका सपोज एक साइड x है दूसरी साइड y है, तो इसकी वैल्यू हमें कोड में दी है अल्फा x lx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई w, w क्या है, लोड है, और my पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा y इंटू lx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई w, ठीक है। दोनों साइड में lx ही होता है, तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि my निकाल रहे हो तो आपका यहाँ पर Ly हो जाएगा। और ये जो अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके एस्पेक्ट रेशियो पे, और ये कैसे निकलेगी ये हम क्वेश्चन के साथ में देखेंगे। एक टेबल है उसमें डायरेक्टली अल्फा x और अल्फा y की वैल्यू दी हुई है आपके एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने कोड से वो वैल्यू देखनी है। अगर डायरेक्टली लाई कर रही है तो पुट कर देंगे, वरना हम इंटरपोलेशन निकालेंगे, वो हम आगे भी समझ लेते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है आपका एस्पेक्ट रेशियो का। एस्पेक्ट रेशियो आपका लेस देन 2 होता है। और दूसरा क्या डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस है आपका रेनफोर्समेंट का, कि यहाँ पर हम दोनों साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। जब भी मैं रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ तो मेन रेनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेनफोर्समेंट नहीं मानते हैं डिजाइन पर्पस के लिए। उसका काम सिर्फ क्या होता है, उसका काम ये होता है कि मेन रेनफोर्समेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनिफॉर्मली, ठीक है। चलिए ओके, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Okay, question is saying कि design a simply supported roof slab for a room of size 3 meter by 5 meter, 3 meter by 5 meter, ये रूम का साइज है जिसके लिए हमें स्लैब डिजाइन करना है, और ये सपोर्टेड है वॉल्स पर, और उस वॉल्स की थिकनेस है 230 mm, thickness is equal to 230 mm, right? Okay. जो इसमें आपका रूफ फिनिश है उसका वेट है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रूफ फिनिश। और हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि यही क्या हो जाता है आपका सुपर इम्पोज लोड, दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द रूफ इज अप्रोचेबल फॉर रिपेयर्स ओनली, मतलब सिर्फ रिपेयर्स के लिए आप जा सकते हैं, ऐसे आप रूफ में नहीं जा सकते हैं। तो क्या है, नॉन अप्रोचेबल रूफ है। और इस डाटा का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हम अपना लाइव लोड का वैल्यू डिसाइड करने जाएंगे कि लाइव लोड कितना होगा रूफ में, तब हम इस डाटा का यूज करेंगे, दैट आवर रूफ इज नॉन अप्रोचेबल, राइट। ओके, चलिए आपका जो मटेरियल है दैट इज
M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 और ग्रेड ऑफ स्टील है HYST एंड दैट इज आल्सो टर्म्ड एज Fe415। ओके, ये आपके क्वेश्चन का डाटा है, देख लीजिए आप एक बार, समझ लीजिए ठीक से। ओके, ना स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। स्टेप नंबर 1 सेम क्या होता है? स्टेप नंबर 1 हमारा डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब डिजाइन कॉन्स्टेंट्स क्या है? डिजाइन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको पता है M280/3 सिग्मा CBC। ओके, अब यहाँ पर मैं सिग्मा CBC की वैल्यू अलग से नहीं लिख रहा हूँ, आप सब लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हो। सो M20 के लिए सिग्मा CBC इज 7 न्यूटन पर mm², और Fe415 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू 230 न्यूटन पर mm²। ओके, ये वैल्यूज आप लोगों को पता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 280 डिवाइडेड बाई 3 into 7 21, दैट कम्स एज 13.33। तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 13.33। ओके, नेक्स्ट वैल्यू इज k, फॉर्मूला इज m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, और यहाँ से आप सारी वैल्यूज पुट करिए, 13.33 into 7 डिवाइडेड बाई 13.33 into 7 प्लस 230। ठीक है, और ये वैल्यू आती है आपकी 0.29, दैट वैल्यू इज 0.29। प्लीज अपने आप सॉल्व करिएगा। ओके, देन अगला कांस्टेंट इज j एंड दैट इज 1 minus k/3। ओके, सो 1 minus 0.29 divided by 3, that value 0.90, 0.901 समथिंग आती है, तो इसको हम 0.90 लिख लेते हैं। देन R इज हाफ सिग्मा CBC इंटू J इंटू A। ठीक है, सिग्मा CBC की वैल्यू 7 है, J की वैल्यू 0.9 है, A की वैल्यू 0.29 है, आपको सारी वैल्यूज पता है। ठीक है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आती है 0.91। सो फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल सेम है, जैसे हम बीम में कर रहे थे वैसे ही हमने स्लैब में किया है। 1 वे स्लैब में भी सेम एंड 2 वे स्लैब में भी बिल्कुल सेम। ओके, राइट, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? अब स्टेप नंबर 2 है आपको साइज कैलकुलेट। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, स्लैब जब है तो हमें 2 साइड्स तो दिए हैं, हमें अल्टीमेटली क्या निकालनी है? डेप्थ, है ना। आपको दिया ही है 3 मीटर बाई 5 मीटर की आपकी स्लैब है। ओके, यानी लेंथ और विड्थ तो आपको गिवन है, हमें सिर्फ क्या निकालना है? डेप्थ। तो सेकेंड स्टेप इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ओके, देखिए हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था स्लैब की डेप्थ के लिए कि डिफ्लेक्शन में सेफ होने के लिए हमारा लेंथ टू डेप्थ रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, और वो हमने पढ़ा था कि 20 से कम होना चाहिए हमारा लेंथ टू डेप्थ, अगर हमें डिफ्लेक्शन में सेफ रहना है। ठीक है, बाद में हमने डिफ्लेक्शन का चेक भी किया था। अब यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो, बट नई चीज़ है तो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन भी उससे करा देता हूँ। अगर आपको सेम डिफ्लेक्शन वाला ही क्राइटेरिया यूज करना है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, आप वही यूज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए एक ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये एक टेबल है जिसमें हमें दिया है कि लेंथ और डेप्थ रेशियो हम कितना कितना रख सकते हैं इन द केस ऑफ स्लैब्स होंगे। ये सिर्फ स्लैब के लिए है ना। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब स्पैनिंग इन 1 डायरेक्शन आप 30 रख सकते हो। बाकी आप में कंटिन्यूअस स्लैब है नहीं, सो नेक्स्ट नीचे आ जाइए, सिंपली सपोर्टेड स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन। मतलब पहला 1 डायरेक्शन मीन्स बात हो रही है 1 वे स्लैब की,
और जब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन है तो बात हो रही है टू वे स्लैब की। तो वन वे स्लैब में इट इज 30 एंड टू वे स्लैब में इट इज 35। मतलब इससे ज़्यादा नहीं लेना, इतने के बीच में आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से लेंथ टू डेप्थ रेशियो डिसाइड कर लेते हैं। सो यहाँ से हम L/D इस बार मान लेते हैं 30 इस टेबल के हिसाब से। ठीक है, आपको अगर वो 20 वाला भी करना है तो वो भी सही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अब क्या करते हैं, हमेशा शॉर्ट स्पैन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्पैन कितनी है आपकी 3 मीटर, तो दैट वुड बी 3000 डिवाइडेड बाय 30, है ना, दैट वुड बी इक्वल टू D। तो यहाँ से D आपका क्या आ जाएगा 100 M। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप ओवरऑल डेप्थ निकाल लीजिए। ओवरऑल डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल d प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमने रेनफोर्समेंट मान लिया, सपोज 8 mm का डाया है आपका रेनफोर्समेंट का, जो आप मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हो। हाउएवर स्लैब के लिए आप 8 to 12 यूज कर सकते हो, बट टू वे स्लैब में हम दोनों साइड रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने डाया सबसे छोटा वाला ले लिया, क्योंकि रेनफोर्समेंट वैसे ही दोनों साइड डालनी है हमें। अगर हमें एक साइड डालनी होती तो हम 10 या 12 में लेते, ताकि वो ज़्यादा सेफ रहे। हालांकि आप यहाँ पर भी 8, 10 या 12 में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ से डेज 100 प्लस क्लियर कवर कितना है, क्लियर कवर आप इमेजिन कर लीजिए कुछ, सपोज मैं इमेजिन कर लेता हूँ यहाँ पर 30 mm प्लस 5/2 यानी 8/2, सो दैट वुड बी 134 है। ओके, इसको राउंड ऑफ कर दो और बोल दो 140। ओके, सो आपकी स्मॉल d हो गया 100 mm एंड जो आपका कैपिटल D है दैट वुड बी 140 mm, राइट। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, एंड और नेक्स्ट स्टेप वाज इफेक्टिव स्पैन। अब फटाफट निकाल लेते हैं इफेक्टिव स्पैन। स्टेप नंबर 3, ओके, स्टेप नंबर 3 इज इफेक्टिव स्पैन। ओके, अब इफेक्टिव स्पैन में यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स हैं, शॉर्टर साइड है, और इफेक्टिव स्पैन का हमें क्राइटेरिया पता है। हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, L+D, है ना, एंड L+ सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट विड्थ। अब यहाँ पर दो साइड्स हैं, है ना, तो सबसे पहले हम चलो शॉर्टर साइड के लिए देख लेते हैं। ओके, सपोज शॉर्टर साइड को मैंने x मान लिया है, सो दैट इज Lx+D एंड दैट वुड बी 3 प्लस स्मॉल d कितना है 100 mm, तो 0.1 मीटर हो जाएगा, सो दैट वुड बी 3.1 मीटर। और यहाँ पर सब Lx इज 3 और सपोर्ट विड्थ दिया है आपको 230 mm, वॉल की थिकनेस दी हुई है क्वेश्चन में, so that would be 0.23, so this is 3.23 मीटर। ठीक है, इसी तरह लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड हो गया, फिर लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड सपोज मैंने Ly मान लिया है, तो Ly+D एंड Ly+ सपोर्ट विड्थ। ओके, so this would be 5 plus 0.1 and this would be 5 plus 0.23, so that is 5.1 meter and that is 5.23 meter। ओके, सिंपल है। अगर हम बीम के केस में बात कर रहे होते तो बीम के केस में हमारी स्पैन सिर्फ एक है ना, सो हम सिर्फ इफेक्टिव स्पैन सिर्फ एक साइड में निकालते हैं, बट यहाँ स्लैब है, हमारे पास एक शॉर्टर साइड है एक लॉन्गर साइड है, तो हम दोनों तरफ से इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। अब इनमें से हम लेते हैं जो भी आपकी लीस्ट वैल्यू होती है, तो इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन हो जाएगी हमारी 3.1 मीटर एंड इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन हो जाएगी हमारी 5.1 मीटर, राइट। कूल, ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 एंड दैट इज एस्पेक्ट रेशियो।
फटाफट चेक कर लो। वैसे तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये टू वे स्लैब है, क्योंकि लेस देन 2 ही दिख रहा है, बट एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। ओके, so step number 4, एस्पेक्ट रेशियो, है ना। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, डिनोट करते हैं लैम्डा से, और फॉर्मूला होता है लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड। ओके, लॉन्गर साइड कितनी आई है आपकी 5.1, इफेक्टिव स्पैन दैट इज 3.1, और इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से आपका एस्पेक्ट रेशियो आता है 1.64, 1.64, एंड दैट इज लेस देन 2। और अगर वैल्यू हमारी लेस देन 2 होती है तो हमारी स्लैब कौन सी हो जाती है, टू वे स्लैब। ओके, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमें टू वे स्लैब डिजाइन करनी। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें निकालना है टोटल लोड, टोटल लोड। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम वन वे स्लैब की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टेप नंबर 5, टोटल। ओके, देखिए अब मैंने बोला है कि जो भी साइड हमारी 1 मीटर से ज्यादा होती है उन्हें हम 1 मीटर रिज्यूम करते हैं। तो अगर आप दोनों साइड लेंथ और विड्थ को 1 मीटर लोगे तो आपको एरिया कितने का मिल जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसी को कभी कभी लिख देते हैं पर मीटर स्क्वायर, टोटल लोड पर मीटर स्क्वायर। ओके, आ जाते हैं। सबसे पहला सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज लोड, रूफ फिनिश के फॉर्म में गिवन है, ऑलरेडी कितना गिवन है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वुड बी सेल्फ वेट या फिर डेड लोड, है ना। सेल्फ वेट कितना होगा, ये होता है आपका गामा इंटू एल इंटू बी इंटू डी, है ना। गामा इज 25, एल इज 1, बी इज 1 एंड डी कितना आया था 140 mm दिया था हमने, तो दैट वुड बी 0.14, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी 14 फिर जो 70, 28, 35, 3.50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज लाइव लोड, है ना। रूफ से अप्रोचेबल नहीं है तो कितना लेंगे, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर होती तो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। देन अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल लोड यानी W आपका आ जाएगा 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, अब आते हैं उस पार्ट में जो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंट, यानी बेंडिंग मोमेंट। स्टेप नंबर 6 इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, इसके बारे में पेज नंबर 90 में गिवन है आपके कोड में, पेज नंबर 90 IS 456 एंड 2000, ठीक है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और वहां से बोला गया है कि जो शॉर्ट साइड में यानी mx एक्स वाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मतलब शॉर्ट साइड में WX LX स्क्वायर इंटू एल्फा एक्स, है ना, एंड
तो सेम ही होगा, इसको हटा दो, एम वाई इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर इंटू एल्फा वाई, ये वैल्यू है। ठीक है, ये आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो याद भी हो जाएगी, सिंपल वैल्यू है। अब समझिए, हमने W निकाल लिया है, हमारा W वैल्यू आया है 6.5। ओके, अब एल्फा एक्स कैसे लेंगे? एल्फा एक्स डिपेंड करता है सिलेंडर को, सॉरी एस्पेक्ट रेशियो पर। एस्पेक्ट रेशियो है 1.64। ठीक है, अब देखिए ये वाली टेबल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एल्फा एक्स एल्फा वाई की वैल्यू, और किस पर डिपेंड कर रही है? एस्पेक्ट रेशियो पर। अब यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो 1.64 तो गिवन नहीं, हमें एस्पेक्ट रेशियो गिवन है 1.5, उसके बीच में आएगा 1.64 एंड यहाँ पर 1.75। ठीक है, 1.5 पर जो एल्फा एक्स की वैल्यू है दैट इज 0.104, देख लो, है ना, एंड इस पर हमें निकालनी है, और 1.75 पर जो वैल्यू है दैट इज 0.113, ये वैल्यूज गिवन है। अब आपको पता है कैसे निकालते हैं वैल्यू? इंटरपोलेशन लगाइए, है ना। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है? दिस इज सपोज x1 x x2, दिस इज y1 y एंड y2, है ना। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, दिस इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। हमें y की वैल्यू निकालनी है, y1 इज 0.104, y2 इज 0.113, x इज 1.64, x1 इज 1.5, x2 इज 1.75, सारी वैल्यूज गिवन, सिर्फ अननोन क्या है? y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल, और यहाँ से y की वैल्यू निकालने के बाद जो मेरे पास है ये आती है 0.109। क्लियर? सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें टेबल गिवन है कोड में, कोड हमें मिलेगा एग्जाम में भी, है ना। सो एल्फा एक्स की वैल्यू इज किस पर डिपेंड है? एस्पेक्ट रेशियो पर। एस्पेक्ट रेशियो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1.64। देख लीजिए किस वैल्यू के बीच में आता है, इंटरपोलेशन लगा दीजिए और फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आप निकाल सकते हो एल्फा वाई की भी वैल्यू, है ना। फिर से सेम वही है, हमारा वैल्यू क्या है? 1.5 पर गिवन होगी, हमें निकालनी है 1.64 पर एंड 1.75 पर गिवन होगी। ठीक है, ओके। टेबल मैंने हटा दिया है, आप देख लीजिएगा ना, सबके पास आपके पास कोड है। जो आपकी वैल्यू है मैं आपको देख के बता देता हूँ। 1.5 पर है 0.046, है ना, एंड 1.75 पर है 0.037, 0.046 एंड 0.037, और यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है। फिर से सेम फॉर्मूला आपको लगाना है इंटरपोलेशन का, और जो यहाँ से वैल्यू आती है मेरे पास एल्फा वाई की दैट इज 0.041। ओके, सो हमें एल्फा एक्स और एल्फा वाई की वैल्यू मिल गई। चलिए अब फटाफट क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सो एम एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, और एम वाई इज इक्वल टू एल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स। ओके, सो एल्फा एक्स इज 0.109, डब्ल्यू आपने निकाला है 6.5 इंटू एल एक्स इज 3.1 मीटर ही आया था ये होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर एल्फा वाई आपने निकाला है 0.041 इंटू डब्ल्यू 6.5 इंटू एल एक्स स्क्वायर इज अगेन 3.1 टू दी होल स्क्वायर।
सॉल्व कर लीजिए। एम एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 6.85 किलो न्यूटन मीटर, और इसी को हम लिख सकते हैं 6.85 इंटू 10⁶ न्यूटन एम। आप प्लीज़ अपने आप सॉल्व करिएगा, हो सकता है मेरी वैल्यू थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 6.85 इंटू 10⁶ न्यूटन एम। ओके, एंड अल्फा वाई की वैल्यू आ रही है 2.577 किलो न्यूटन मीटर। So that is 2.577 into 10⁶ न्यूटन। ओके, सो हमारे पास दो बेंडिंग मोमेंट आ गए दोनों साइड, एक्स डायरेक्शन में भी एंड वाई डायरेक्शन में। देखो दो तरीके हैं डिजाइन करने के, या तो हम सिर्फ जो मैक्सिमम वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की उसे कंसीडर कर लें। जब हम उसे कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, इसको इतना, ये इतना मूवमेंट लगा रहा है और आप डिजाइन वाई डायरेक्शन में मूवमेंट कितना है 2.577, और आप डिजाइन कितने के लिए कर दोगे 6.85 के लिए, यानी ये साइड तो सेफ ही होगी क्योंकि इसके लिए तो डिजाइन ही कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगी क्योंकि चाहिए हमें 2.5, आप जो रेनफोर्समेंट लगाओगे वो लगाओगे आप 6.85 के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा रेनफोर्समेंट लगेगी। अगर ज्यादा रेनफोर्समेंट लगेगी तो ये वाला पार्ट भी सेफ हो जाएगा। ये तो एक तरीका होगा जो कि सेफ है बट हो सकता है इकोनॉमिकल नहीं, है ना। तो अगर आपको इकोनॉमिकल डिजाइन करना है तो आप इसके लिए एक्स डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट डिजाइन करो, इसके लिए वाई डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट डिजाइन करो। ठीक है, मैं आपको सेकंड वाला पार्ट कराता हूं क्योंकि पहला वाला पार्ट तो सिर्फ आप इसके लिए डिजाइन करोगे, वही रेनफोर्समेंट आप वाई डायरेक्शन में भी प्रोवाइड कर दो। ठीक है, चलिए डिजाइन करते हैं। अब डिजाइन करने में हमें चाहिए क्या, डिजाइन करने में हमें चाहिए रेनफोर्समेंट, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप, होपफुली ये समझ में आ गया आप सबको। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम, हमें डिजाइन करने में चाहिए पहले तो जो डेप्थ आपने प्रोवाइड की है उसके लिए चेक कर लो, या आपने जो 100 mm डेप्थ प्रोवाइड की है क्या वो सही है ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। अब देखो ये दोनों के लिए करने की जरूरत नहीं है ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता है m = r VD², है ना। अब m आपने सबसे पहले रखा 6.85 जो आपका x डायरेक्शन में आया इंटू 10⁶। r की वैल्यू कितनी थी आपकी 0.91, है ना। b 1000 mm रखना है हमें और d अननोन रखना है, यहां से d निकाल लो। ठीक है, यहां से d आता है मेरे पास 86.76 mm, 86.76 mm एंड दैट इज लेस देन 100 mm। आपने 100 mm प्रोवाइड किया है यानी क्या है, सेफ है आपका डिजाइन। ओके, अब हमारे पास मूवमेंट की तो दो वैल्यू थी। अब अगर सपोज आप दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, दूसरी वैल्यू थी 2.577, तो इतना तो कंफर्म है कि 6.85 पर अगर 86 वैल्यू आई है तो 2.57 पर इससे कम ही आएगी, है ना। क्योंकि मूवमेंट अगर कम है तो आप डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू तो कम ही आएगी, है ना। अगर कम आएगी तो आपने 100 mm तो पहले ही प्रोवाइड किया है तो हमें दूसरे साइड से चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपने हायर साइड ऑफ मूवमेंट से चेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो कमी वैल्यू आएगी और आपने ज्यादा ही प्रोवाइड की है तो सेकंड वाला साइड आप इग्नोर कर सकते हो चेक के लिए। और इससे क्योंकि आपने 100 mm प्रोवाइड किया है तो पैसे में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम अमाउंट है डेप्थ का आपका। ओके, डेप्थ के लिए हमने चेक कर लिया। अब हम प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट। पहले तो ये देखते हैं कि कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, है ना, फिर हम स्पेसिंग निकालेंगे और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 इज टेंसाइल या फिर मेन रेनफोर्समेंट। अब यहाँ पर तो कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट है नहीं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है टेंसाइल रेनफोर्स, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, ओके।
सबसे पहले तो आप निकालो रिक्वायर्ड क्या है, और रिक्वायर्ड आपका फॉर्मूले से निकलता है m इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू जे इंटू डी। ये फॉर्मूला है। m कितना है, सबसे पहले हम x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, है ना। ओके, m है 6.85 इंटू 10 टू द पावर 6, यही निकाला है। सिग्मा एस टी 230, ए एस टी अननोन है। j की वैल्यू फर्स्ट स्टेप से देखिए कितनी है, 0.90 एंड d की वैल्यू 100। ओ सॉरी, हाँ d आपने 100 mm प्रोवाइड किया, ठीक है, चेक कर चुके थे, 100 mm सेफ आया था तो d प्रोवाइड कर देंगे 100। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, ए एस टी, और यहाँ से ए एस टी जो मेरे पास आता है दैट इज 300.83। This is 300.83 mm square। क्लियर है? ओके, इतना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। लोड की वजह से इतना जो 6.85 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एमएम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इतना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि कितनी स्पेसिंग में हम इसे प्रोवाइड करेंगे ये रेनफोर्समेंट। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार, ठीक है। सो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ वन बार इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ओके, अब एरिया ऑफ वन बार कैसे निकलता है, π/4 इंटू 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर mm का आपने डाया एज्यूम किया था अपनी रेनफोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो अगर 8 mm बार है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। π/4 इंटू 8 स्क्वायर, ये आता है आपका 50.27 mm स्क्वायर। 50.27, कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा, ये जो मेरे पास कैलकुलेशन है जो मैंने की है उस हिसाब से ये है। ओके, सो यहाँ पर पुट कर दीजिए मैंने 50.27 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना है 300.83 डिवाइडेड बाय 300.83। इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जो सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है दैट इज 167.1 mm, 167.1 mm, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि इसे आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट स्पेसिंग हमेशा आप शॉर्टर साइड में राउंड ऑफ करेंगे, है ना, क्योंकि अगर आपने लॉन्गर सपोज इसे 170 mm कर दिया आपने, तो क्या होगा, आपकी रेनफोर्समेंट दूर दूर हो जाएगी। रेनफोर्समेंट दूर दूर हो जाएगी तो पर मीटर में कम रेनफोर्समेंट लगेगी और वो रिक्वायर्ड से भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो इसे आप अगर शॉर्टर साइड में राउंड ऑफ करेंगे तो रेनफोर्समेंट अपने आप रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट से ज्यादा होगी, ठीक है। वो अभी हम देख लेते हैं कैसे है। सो इसे हम मान लेते हैं, सपोज ये आती है 160 mm, राउंड ऑफ करके आपने स्पेसिंग मान ली, ठीक है। अब आप प्रोवाइडेड निकालो, चेक कर लो एक बार, वैसे जरूरत नहीं है, आपने अगर स्पेसिंग को शॉर्टर साइड में राउंड ऑफ किया है तो ऑटोमेटिकली आपकी रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड से ज्यादा होगी, बट आपको प्रूव करने के लिए हम चेक कर लेते हैं। यहीं पर रिक्वायर्ड की जगह क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड हो जाएगा, है ना। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू A1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एरिया प्रोवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, स्पेसिंग 160 दैट इज 50.27 मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई एरिया प्रोवाइडेड। यहाँ से एरिया प्रोवाइडेड आप निकाल सकते हैं, और मेरे पास जो वैल्यू एरिया प्रोवाइडेड की दैट इज 314.19 mm स्क्वायर। ओके, चेक कर लीजिए इन दोनों वैल्यू से, रिक्वायर्ड कितना था 300.83, आपने प्रोवाइड कितना किया है 314.19,
और ये वैल्यू क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपने स्पेसिंग कम कर दी है। ठीक है, स्पेसिंग आपने कम कर दी है तो वैल्यू बढ़ गई है ना। बिल्कुल जैसे बस में है, अगर लोगों को पास पास खड़ा कर दो तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। सेम रेनफोर्समेंट का, अगर रेनफोर्समेंट पास पास लगा दोगे तो ज्यादा रेनफोर्समेंट आ जाएगी और वो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ा देगी। ठीक है, इसीलिए हम स्पेसिंग को कभी हायर साइड में राउंड ऑफ नहीं करते हैं, हमेशा लोअर साइड में राउंड ऑफ करते हैं। ओके, अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो सकता है। क्यों खत्म हो सकता है? क्योंकि मैंने बात की थी, क्योंकि एम वाई पर जो मूवमेंट आपका वाई डायरेक्शन में था वो इससे कम है, 2 पॉइंट समथिंग आया। तो अगर आप सेम रेनफोर्समेंट यानी 8 mm की बार्स 160 mm की स्पेसिंग में प्रोवाइड कर दोगे वाई डायरेक्शन में भी, है ना, तो वाई डायरेक्शन का मूवमेंट भी वो कैरी कर लेगा बहुत सेफली, क्योंकि उसको 1/3 की ही रिक्वायरमेंट थी ऑलमोस्ट। ठीक है, बट अगर आपको प्रिसाइसली देखना है ताकि वो इकोनॉमिकल भी रहे कि आप बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वाई डायरेक्शन में भी मूवमेंट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम रेनफोर्समेंट निकालते हैं। रिक्वायर्ड सबसे पहले वाई डायरेक्शन में, फिर निकालेंगे हम स्पेसिंग। ओके, सॉरी एक पार्ट रह गया, स्पेसिंग हमने चेक नहीं की। हमने 160 mm स्पेसिंग हमारी कैलकुलेट होके आई थी, इसको हमें चेक करना पड़ता है कुछ वैल्यू से। एक वैल्यू होती है आपकी 300 mm और दूसरी वैल्यू होती है 3D। तो D था हमारा 100 mm, तो ये कितना हो गया 300। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी आपकी लीस्ट वैल्यू है, कौन सी लीस्ट वैल्यू है, यही होगी, तो वो हो जाती है हमारी फाइनल स्पेसिंग। ठीक है, ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कम होता है तो स्पेसिंग ज्यादा आ जाती है और ये इन दोनों वैल्यूज को क्रॉस कर जाती है, बट आप इनसे ज्यादा स्पेसिंग नहीं रख सकते हैं। तो तीनों में से जो आपकी लीस्ट वैल्यू होगी वही आपकी फाइनल स्पेसिंग होगी। चलिए अब हम निकालते हैं रेनफोर्समेंट वाई डायरेक्शन। तो इन वाई डायरेक्शन पहले तो समझने वाली बात क्या है, देखिए आपने एक्स डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप प्रोवाइड कर रहे हो वाई डायरेक्शन में, तो रेनफोर्समेंट क्रॉस तो होगी नहीं, है ना। मतलब क्या होगा, इसके ऊपर से ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर पाओगे आप, है ना। मतलब जो एक्स डायरेक्शन में आपकी रेनफोर्समेंट है उसके ऊपर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। मतलब क्या है, ये रेनफोर्समेंट आपकी पड़ी हुई है पहले से, इसके ऊपर आप ये रेनफोर्समेंट लगा रहे हो ऐसे। ठीक है, ऐसे रेनफोर्समेंट आप लगा रहे हैं। मतलब कि अगर आप डी की वैल्यू देखोगे तो डी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो रेनफोर्समेंट सपोज ये है, तो डी की वैल्यू ये रेनफोर्समेंट तक होती है ना। अब अगर आप जिस डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो वहां की रेनफोर्समेंट तक होगी। ये तो प्रोवाइड कर दिया, ये तो एक्स के लिए डी था, अब डी देखना है तो इसके फेस में देखोगे, है ना। तो डी की वैल्यू जो पहले थी उसमें से ये डायमीटर आपको हटाना पड़ेगा जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर दी। तो वाई डायरेक्शन के लिए जो डेप्थ की वैल्यू होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। सो डी कितना था 100 mm और डायमीटर कितना प्रोवाइड किया आपने 8 mm, तो ये हो जाएगा आपका 92 mm। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 92 mm। अब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एम वाई इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू जे इंटू डी, और एम वाई की वैल्यू कितनी थी, एम वाई की वैल्यू थी आपकी 2.577, तो 2.577 इंटू 10 to the power 6, दिस इज इक्वल टू 230 इंटू ए एस टी इंटू जे की वैल्यू 0.91 0.90 एंड डी की वैल्यू 92, जो हमने यहाँ से निकाली। यहाँ से आप क्या करेंगे, ई एस टी रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं, और यहाँ से मेरे पास जो ए एस टी रिक्वायर्ड की वैल्यू है दैट इज 122.05 ये वैल्यू आ रही है जब आप वाई डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए स्पेसिंग निकालनी थी। स्पेसिंग का सेम फॉर्मूला A1 into 1000
डिवाइडेड बाई AST रिक्वायर्ड, है ना, और A1 की वैल्यू 50.2 सेकेंड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 122.05। ठीक है, इसे आप सॉल्व करिए। ये वैल्यू मेरे पास आती है 411.08 mm। ओके, अब देखिए यहाँ पर रेनफोर्समेंट कम थी तो हमारी स्पेसिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ पर चेक करना जरूरी है, यहाँ पर चेक करना है दूसरी वैल्यू 300 mm, तीसरी वैल्यू 3D यानी 3 इंटू 92। ठीक है, एंड 3 इंटू 92 कितना हो जाएगा 276। अब इन तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम है वो आप प्रोवाइड करें। कौन सी मिनिमम है 276 mm, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 270 mm। तो आप क्या करोगे, वाई डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट क्या है 8 mm डाया बार्स हैं, कितनी स्पेसिंग में 270 mm। देखो स्पेसिंग हमारी 411 आ रही थी, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 270, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रेनफोर्समेंट बढ़ जाएगा। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि प्रोवाइडेड हमारा रिक्वायर्ड से ज्यादा है कि नहीं। ऑलराइट, आई होप कि आपको रेनफोर्समेंट वाला पार्ट दोनों ही क्लियर। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो आप यही बोल सकते हो कि जो आपने एक्स डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट डिजाइन किया है वही आप वाई डायरेक्शन में लगाओगे, और वो भी सेफ होगा क्योंकि मूवमेंट हमें कम कैरी करना है वाई डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट फॉर्मूला क्या है AST डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना होता है 0.12% ऑफ B इंटू टी, है ना, तो दैट वुड बी 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B 1000 mm इंटू D 140 mm। यहाँ पर कैपिटल D है, मतलब ओवरऑल डेप्थ लिखना होता है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 168 mm स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से स्पेसिंग निकाल लीजिए इसकी। स्पेसिंग कैसे निकलती है A1 डिवाइडेड बाई एरिया रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई 1000। A1 कितना है निकाल चुके हो आप 50.27। अब 8 mm से कम तो प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आपने वैसे ही मिनिमम प्रोवाइड किए तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी 8 mm ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 168 इंटू 1000। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 299.23 299.23 mm। ठीक है, अब इसे चेक करना होता है कौन सी दो वैल्यूज है 5D एंड 450 mm। 5D मीन्स 5 इंटू 100, so that is 500 mm। तो 500 mm 450 mm में तो यही कम है, तो ये आप प्रोवाइड कर दो 290 mm स्पेसिंग में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट 8 mm की प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे 8 mm बार्स एट द स्पेसिंग ऑफ 290। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ऑलराइट, चलिए लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 10, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। स्टेप नंबर 10, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ओके, ये हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है L/D क्या होता है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1। ठीक है, L हमें पता है 3.1 इंटू 10 टू द पावर 3। D हमें पता है कितना है D 100 mm। ठीक है, दैट कैन नॉट बी लेस देन
20 into modification factor 1, that cannot be greater than 20 into modification factor 1. ओके, अब मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहले तो परसेंटेज ऑफ स्टील, है ना, और इसका फॉर्मूला होता है 100 AST अपॉन B D, 100 AST अपॉन B इंटू D। और दूसरा किस पर डिपेंड करती है? FS पर, है ना, ताकि आपको ग्राफ पता चले। ठीक है, और FS का फॉर्मूला क्या होता है? FS का फॉर्मूला होता है 0.58 FY इंटू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसे ताकि मैं आपको टेबल भी साथ साथ ही डिस्प्ले कर पाऊँ। ओके, सो यहाँ से 100 AST अपॉन BD, AST कितना है आपका जो आपने प्रोवाइड किया है? 314.19 डिवाइडेड बाई B इज 1000 इंटू D की वैल्यू 140। यहाँ से जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टील आता है दैट कम्स इज ऑलमोस्ट, दिस इज 0.0029 के करीब है, 0.0029 मीन्स इसको हम मान लेते हैं ऑलमोस्ट 0.3%। तो मैं परसेंटेज ऑफ स्टील मिल गया। अब दिस इज 0.58 इंटू 415 इंटू AST रिक्वायर्ड हमारा कितना था? AST रिक्वायर्ड था हमारा 300.83 और प्रोवाइडेड कितना है? 314.1। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए और FS की वैल्यू निकाल लीजिए एंड दैट कम्स 230.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्यों न्यूटन पर mm स्क्वायर है? कांस्टेंट, ये भी वैल्यू डिवाइड हो गई कांस्टेंट, बस इसकी यूनिट लगेगी और ये होता है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब आप ग्राफ देखो। ठीक है, वैल्यू 230 है। ठीक है, देख लो कौन से ग्राफ पर लाई कर रहा है आपका। ठीक है, देन परसेंटेज ऑफ स्टील इज 0.3%। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू आती है आपकी 1.6। सॉल्व कुछ नहीं करना है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ आप ग्राफ देखो और वो कहाँ पर फॉल कर रहा है, ठीक है, उसकी आप अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, एंड दैट कम्स इज 1.6। तो यहाँ पर आता है 3.1। इसे सॉल्व करके, सॉरी 31, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20 इंटू 1.6। सो 31 इज नॉट ग्रेटर देन 32। तो ये आपका रिफ्लेक्शन में सेफ हो जाता है। ठीक है, शियर का चेक हम स्लैब में नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर आपको करना है तो आपको प्रोसीजर पता है, आप शेयर का चेक भी कर सकते हो। मेनली हमें बीम में करना होता है शेयर का चेक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 2 वे स्लैब का खत्म हो जाता है। होपफुली आपको सारे स्टेप्स ठीक से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप डाउट अपने पास नोट कर लीजिए। व्हेन वी विल हैव डाउट सेशन तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।